हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो आपको यूज़फुल रहेंगे जे डबल ई मेंस और नीट एग्जाम्स के लिए। वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm mark on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale which matches with the 16 main scale division. For this vernier caliper the least count is। तो आप जानते हैं लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला जो रहेगा लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला रहेगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन देखिए यहाँ पर जो मेन स्केल के अंदर रहता है 1 मेन स्केल डिवीजन आपको आया हुआ है 1 mm -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर दिया गया है 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद 16 मेन स्केल डिवीजन। तो 20 डिवीजन जो रहेंगे वर्नियर स्केल के वो आपकी इक्वल टू कितने रहेंगे, 16 mm रहेंगे। हमको फाइंड करना है 1 डिवीजन जो रहेगा वो कितना रहेगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिविजन्स इंटू एन इक्वल टू 1 डिवीजन इंटू 16 mm। तो ये डिविजन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो एन देखिए हमारा कितना रहेगा, 16/20 mm। इसका मतलब 1 mm माइनस 16/20 mm। अब 20 माइनस 16 आपका 4 रहेगा, 4/20 mm। तो 4/20 आपका कितना रहेगा, 1/5 mm। राइट, 4/20 जो रहेगा आपका 1/5 mm रहेगा, 1/5 mm। और 1/5 mm आपका कितना रहेगा, दैट इज 0.2 mm। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट जो रहेगा वो वर्नियर कैलिपर का, इस वर्नियर कैलिपर का रहेगा 0.2 mm। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है मास ऑफ द वायर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज टू बी मेजर्ड। The mass of a wire of radius r and length l is measured to be m is equal to 0.3 plus or minus 0.003 gram. If radius is equal to 0.5 plus or minus 0.005 mm and L is equal to 6 plus or minus 0.06 centimeter, maximum percentage error in the density would be। तो हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला जो रहेगा वो आप देखिए मास अपॉन वॉल्यूम। और वायर के लिए वॉल्यूम जो रहेगा बेस एरिया इंटू हाइट है, तो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। अब अगर आप इसका एरर निकालना चाहते हो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो सबसे पहले दोनों साइड हमको लॉन लेना है। तो दोनों साइड जब हम लॉन लेंगे तो ये देखिए ये फॉर्मूला इस तरह का बनेगा, राइट। अब जब इस तरह का फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो log टू द बेस ई ln रो इज इक्वल टू ln m माइनस ln पाई, राइट, और प्लस ln r स्क्वायर प्लस ln l। ln रो इज इक्वल टू ln m माइनस ln पाई -2 इंटू ln r माइनस ln l। अब हमको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो अगर हम लोग दोनों साइड डिफरेंशियल निकालते हैं तो 1/रो इंटू डी रो, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया इन डेंसिटी। 1/m इंटू डी एम, ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर इन मास। यहाँ पर डी एम लिखना है, ये रिलेटिव एरर इन मास आ गया, ठीक है। ये रिलेटिव एरर इन पाई आ गया +2 1/r इंटू डी आर, ये रिलेटिव एरर इन रेडियस आ गया +1/l इंटू डी एल, ये रिलेटिव एरर इन लेंथ आ गया है। लेकिन पाई हमारा कांस्टेंट है, तो पाई 3.14 है जो कांस्टेंट है, जो हमने मेजर नहीं किया है, तो इसके लिए वो ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर आप परसेंटेज एरर निकालते हो तो डी रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डी एम अपॉन ई एम प्लस 2 डी आर अपॉन आर
प्लस DL/EL इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। अभी मास में परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, रेडियस में निकाल रहे हैं, लेंथ में निकाल रहे हैं, पाई कांस्टेंट है। मास के अंदर जो एरर है, आप देखिए 0.003 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.3, 0.003 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 2। अब रिलेटिव एरर इन रेडियस, अब एरर इन रेडियस देखिए आपका कितना है, 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हमारा मीटर में। रिलेटिव एरर इन लेंथ 0.06 डिवाइडेड बाय 6, 0.06, 0.06 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 6। हाँ, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मीटर मीटर आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पर बचेगा वो रहेगा 0.03, 0.03 डिवाइड बाय 0.3। इसको शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो 0.03 आएगा, नीचे आपका 3 रहेगा, प्लस 2 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 5 प्लस 0.6 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर जो शिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.06 डिवाइड बाय 6 रहेगा ये, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आएगा इधर 0.01 प्लस 0.02, ये 0.01 होगा, प्लस 0.01 इंटू 100, तो ये जब इसको ऐड करेंगे तो ये रहेगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब आप 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकलेगा 4%। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज एरर जो रहेगा इसमें डेंसिटी में हमारा 4% रहेगा, तो इसका आंसर जो निकलेगा ये टी वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेंसिटी, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर P with distance Z is given by P is equal to अल्फा अपॉन बीटा e रेज टू पावर माइनस अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा। थीटा आपका देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जेड डिस्टेंस है और पी प्रेशर है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप डायमेंशन का प्रॉब्लम कर रहे हो तो देखिए कि एक्सपोनेंशियल टर्म की कोई डायमेंशन नहीं रहती है, तो वो डायमेंशनलेस रहता है। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आपका क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, और ध्यान में रखिए हमको बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो अगर आप बीटा का डायमेंशन निकालने जा रहे हो तो बीटा का डायमेंशन यहाँ पर क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ पी। तो इसका मतलब हमको पी की डायमेंशन निकालने, अल्फा की डायमेंशन हमको निकालनी पड़ेगी या पी की डायमेंशन, राइट। तो हमको फाइनली आंसर निकालना है, बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए अगर ये जो टर्म देखते हैं अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये डायमेंशनलेस रहेगा, तो इसके हेल्प से हम अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं। जब अल्फा की डायमेंशन हमारे निकलेगी
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बीटा की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम अल्फ़ा की डायमेंशन निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, इट इज़ डायमेंशनलेस, राइट। तो डायमेंशनलेस मतलब मास की पावर क्या रहेगी 0, लेंथ की डायमेंशन क्या रहेगी 0, टाइम की डायमेंशन क्या रहेगी 0। So that can be written as 1 and we can find out the dimension of alpha. तो डायमेंशन ऑफ अल्फा जो रहेगा हमारा के थीटा, डायमेंशन ऑफ के थीटा अपॉन डायमेंशन ऑफ जेड, और पीवी जो आप देखिए वो रहता है एन के थीटा रहता है। तो अगर आप डायमेंशन में लिख रहे हो तो पीवी आपका डायमेंशन के फॉर्म में क्या रहेगा के थीटा। तो डायमेंशन ऑफ के थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीवी, और ये आपका जेड आ जाएगा। तो इस तरह से अल्फा का निकल गया है। तो बीटा का डायमेंशन आपका क्या आएगा, देयरफॉर बीटा, अगर आप डायमेंशन निकालते हो बीटा का, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये देखिए यहाँ पर P इंटू बी डिवाइड बाय बीटा जो रह रहा है आपका वो आ रहा है अल्फ़ा अपॉन पी। तो इससे क्या हो जाएगा आपका P कट जाएगा इधर, और फाइनली जो बचेगा आपका डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम अपॉन जेड, और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आपका क्या है यहाँ पर एल क्यूब है, डायमेंशन ऑफ जेड आपका लेंथ है, तो ये रहेगा आपका एल स्क्वायर। इसका मतलब m0 L2 T0। तो ये फॉर्म में आपका आंसर है m0 L2 और T0। तो ये आंसर आपका सी रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ब्लॉक ऑफ मास 0.18 किलोग्राम इज अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। The coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. Initially the block is at rest and the spring is unstretched. An impulse is given to the block as shown in the figure. The block slides a distance of 0.06 meter and comes to rest for the first time. The initial velocity of the block in meters per second is v is equal to n by 10, then n is equal to, तो आपको कैपिटल n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये मास है, अगर आप इस मास को पुश करते हो तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, राइट। साथ में ये सरफेस जो है इसके पास फ्रिक्शन है, तो यानी कि दो चीज़ पे वर्क होगा, एक तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, दूसरा स्प्रिंग भी इस पे वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब आपने यूज़ किया है तो आप जानते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। Let the work done by net force is equal to change in the kinetic energy. Work done by net force is equal to change in kinetic energy. Final kinetic energy, minus initial kinetic energy, that is equal to work done by net force. जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल किनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल हमारी हाफ एम वी स्क्वायर है, और वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, माइनस म्यू एन इंटू जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का, जब वो आगे गया तो एक पर्टिकुलर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है, माइनस म्यू एन इंटू एक्स, और फिर ये स्प्रिंग को भी उसने स्ट्रेच कर दिया है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है, और वर्क डन by spring is equal to potential energy stored in the spring, और potential energy stored in the spring क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, राइट। तो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो नेगेटिव आएगा, और जब ये स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग वो भी नेगेटिव आएगी, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, राइट। तो ये इक्वेशन रहेगा हमारा। तो देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी जो हमने ब्लॉक को दिया हुआ है
वो एनर्जी गई किधर? एक तो ये फ्रिक्शन में चली गई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और दूसरी जो है ये स्प्रिंग में चली गई है इन द फॉर्म ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। जो हमने काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को दिया था तो वो ये दोनों फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक तो फ्रिक्शन में हो गया और दूसरा एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने में चला गया। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू एन एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद फाइनली हमको v निकालना है, तो v स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो वो आएगा 2 म्यू एन एक्स अपॉन एम प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारा एन जो रहेगा वो एम जी रहेगा, तो ये एक नॉर्मल फोर्स जो रहता है, कांटेक्ट फोर्स जो सरफेस लगा रहा है उस ब्लॉक के ऊपर, वो एम जी है। तो इसके वजह से ये एम कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू जी एक्स प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इजीली इस वैल्यूज़ को प्लग कर सकते हैं, जैसे म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो हमारा यहाँ पर आएगा 0.1, 0.1 आएगा, मास 0.18 आएगा, मास 0.18 आएगा और 0.1 आएगा उधर, है मास 0.1, जी हमारा 10 आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो हमारा यहाँ पर देखिए 0.06 आएगा, मास 0.18 है, और ये 0.06 आएगा, मास 0.18, मास हमारा 0.18 है, और ये 0.06 आएगा, मास हमारा पॉइंट, ये के जो रहेगा यहाँ पर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये म्यू 0.1 आ गया, जी को हमने 10 लिया है, एक्स 0.06 हो गया है, और के जो दिया गया है यहाँ पर कि मास 0.018 है, के 2 है, तो मास हमारा 0.18 है और के 2 है, मास 0.18 है, और ये 0.06 का होल स्क्वायर रहेगा। आप देखिए वी स्क्वायर जो रहेगा 0.1 इंटू 10, 1 आ गया, तो 2 इंटू 0.06 प्लस 2 डिवाइड बाय 0.18 इंटू 0.06 इंटू 0.06। तो ये देखिए अभी वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 2 6 12, 0.12 प्लस 2 डिवाइड बाय 0.18, और ये 6 इंटू 6 और 10⁻⁻⁴। अब ये यहाँ पर आपका आ गया है 36 इंटू 2, तो ठीक है इसको 36 ही रखते हैं, और इसको यहाँ पर 18 लिखते हैं, इसको 36 लिखते हैं। तो ये यहाँ पर जो रहेगा आपका रहेगा -2, और ऊपर ऑलरेडी आपका यहाँ पर -4 है, ये 18 2 36 हो गया, 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये यहाँ पर आपका 4 हो गया, ऊपर +2 चला जाएगा तो ये -2 रहेगा, और ये 0.12 रह गया, ठीक है। तो ये 0.04 आ गया, तो 0.04 यानी कि 0.16 आ गया, तो हमारा वी स्क्वायर जो रहेगा 0.16 आया हुआ है, 0.16 भी आ गया, और v की वैल्यू n/10 दी गई है, यानी कि n स्क्वायर अपॉन 100, v is given to be n/10, it means n square upon 100 is equal to 0.16,
therefore n square is equal to 16 and therefore n is equal to प्लस और माइनस 4। n की वैल्यू प्लस और माइनस 4 रहेगी। तो आप जानते हो कि यहाँ पर +4 दिया है तो माइनस को निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पर +4 ये आंसर आएगा, तो आंसर नंबर सी रहेगा। तो v को हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं दैट इज 4/10। v को हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं 4/10 प्लस 4/10 वेलोसिटी दे रहे हैं v। तो ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है +4/10 दी गई, यानी कि +4/10 दैट इज 2/5 यानी कि 0.4। 0.4 मीटर्स पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी इस ब्लॉक को दी गई है। राइट, अब आगे की प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पर देखिए स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, तो इट रोल्स अप द कर्व विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को वेलोसिटी v दी गई है और वो ऊपर रोल करते जा रही है, तो इट रीचेज टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ, ये जो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट गई हुई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, देखिए यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन जो ये मैक्सिमम हाइट जो गई हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर दी गई है दैट इज 3v² अपॉन 4g। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट क्या रहेगी। तो जब ये नेचुरली आप जानते हो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो रोल करते जा रहा है, तो उसके पास दोनों एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। तो ये ऐसे ऊपर सेंटर ऑफ मास जो रहता है उसका ट्रांसलेशनल मोशन करता है और होल बॉडी जो रहती है ऐसे रोटेट करते जाती है। दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। राइट, तो इससे हमको मालूम पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो वही दी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज रोल्स अप द कर्व सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी v, इट रीचेज अप मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² अपॉन 4g। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमको फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर रोल कराते तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो ट्रांसलेशनल प्लस हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh। ये हाइट पे गई हुई है, ठीक है। यहाँ से लेके ऐसे रोल करते 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 ये ऊपर हाइट पे गई हुई है, यहाँ से लेके ये mgh आ जाएगा। तो अगर आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रहेगा यहाँ पर mk², ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर रहेगी इसकी रोटेशनल वेलोसिटी और mg हाइट रहेगी इसकी 3v² अपॉन 4g। तो ये g आपका कट गया इधर। और अब देखिए यहाँ पर जब ये बॉडी हमारी रोटेट हो रही है तो वेलोसिटी जो रहता है सेंटर का वो रहता है r.w। राइट, तो w को भी हम लिख सकते हैं v के टर्म्स में। इससे ये फायदा होगा कि v हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस हाफ m kc²। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। राइट, तो ये जो v है उसको हम लिख सकते हैं r.w। तो ये w जो रहेगा v अपॉन r, तो v²/r² एंड दैट इज इक्वल टू 3/3/4 m इंटू v²। अब इसका ये बेनिफिट हो रहा है कि आप m को कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, आप v को भी कैंसिल कर सकते हो। अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पर हाफ कॉमन बचता है। तो अगर मैं हाफ को कॉमन लेता हूँ यहाँ पर तो मेरा रहता है यहाँ पर वैल्यू 1 + kc² अपॉन r²।
and that is equal to 3/4, and that will be equal to यहाँ पर 2 चला जाएगा तो 2 to the 4 that is 3/2, 1 plus kc square upon r square, and therefore k square upon r square is equal to 3/2 minus 1, k square upon r square is equal to 3/2 minus 1, that is equal to half. तो ये ऐसा आ गया, राइट, 3/2 हाफ, तो के स्क्वायर जो रहेगा आपका वो क्या आएगा इधर, हाफ इंटू आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू जो रहेगी हमारी रहेगी प्लस और माइनस 1/√2 आर। तो ये कौन से बॉडी को बिलोंग होता है, अगर आप देखो ये डिस्क की लेते हैं मोमेंट की वैल्यू, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लेते हो तो mr²/2 है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, mr²/2 और डिस्क अगर आप लेते हो तो ठीक है। डिस्क के लिए ट्राई कर दे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क इज इक्वल टू mr²/2, और अगर आप इसको कंपेयर करते हो mk² से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, जो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप अबाउट दिस सेंटर तो वो mk² है, एंड इट इज mr²/2। आपका कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस r/√2। तो इसका मतलब आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, वो डिस्क है, ये ऑब्जेक्ट आपका डिस्क रहेगा। ओके, तो थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।